हेलो एवरीवन, मैं सुदीप शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। लास्ट लेक्चरों में मैंने आपको कई सारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड टिप्स और उनसे रिलेटेड डेफिनेशंस के बारे में समझा और कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट्स को भी समझा। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है फैराडे लॉ। व्हाट इज फैराडे लॉ? एक्चुअल फैराडे लॉ का जो पीछे इंटेंशंस हैं कि फैराडे लॉ क्यों आया, इस हिस्ट्री के विषय में आमतौर पे लोग नहीं बताते हैं कि ये कहाँ से आया। उन्होंने जनरली दोनों लॉ प्रोड्यूस कर दिए कि फर्स्ट लॉ फैराडे क्या होता है, सेकेंड लॉ फैराडे क्या होता है, और जो बुक्स में एक दो फार्मूले लिखे हुए हैं वो फार्मूले वो आपके साथ डिस्कस करते हैं और फिर आपको न्यूमेरिकल में गोल गोल घुमाते हैं। तो हम आपको उन सभी चीज़ों से बचाने के लिए एक बहुत अच्छा ट्यूटोरियल लेकर आए हैं। मुझे लगता है आपको पसंद आएगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, क्योंकि आपके सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करने से मनोबल और बढ़ता है। ओके, नाउ जब हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ली, when I have studied the conduction part also, in every single thing in a conduction and electro part, you have seen the development of potential in between the solution and the electrode. We were discussing about what is conduction, what is conductivity, what is resistance, what is molar conductivity, what is equivalent conductivity. We were discussing these topics only in that conduction and electro part. In electro part, we were discussing when ions will furnish on the electrodes, the potential will develop. But nobody was telling you anything ki how and why that potential is developed. I also told that how and why the potential is developed, but there is logic behind that. We were discussing about the conduction, we were discussing about the electrochemistry, we were discussing about the development of charge, development of potential in between the electrode and electrode solution. बट मैंने कहीं मास का रिलेशन नहीं डिस्कस किया था वहां पर कि वास्तविकता मास का भी कोई रिलेशन होगा। मास का क्या मतलब हो गया भाई? अगर आयन किसी इलेक्ट्रोड पर फर्निश हो रहे हैं तो वहां पोटेंशियल डेवलप हो रहा है सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, व्हाट विल हैपन एक्चुअली? There is one condition developed there. What ion will furnish on electrode? So we were discussing there that when the ion will furnish on the electrode, the potential will develop. The potential difference will develop. But we have ever discussed about the mass? Have we ever discussed about the mass? क्या मैंने वहां पर मास के लिए डिस्कस किया कि कितना मास डिपॉजिट हो रहा है? क्या मास का भी कोई रिलेशन है? क्या हम उसे अवॉइड कर सकते हैं? नहीं। हमने आयंस का रिलेशन फाइंड किया कि हाँ, आयन के फर्निश होने पर पोटेंशियल डेवलप होता है, लेकिन मास का वहां से कोई रिलेशन नहीं होता है। जबकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सबसे बड़ा पोटेंशियल का डेवलपमेंट हो रहा है या कंडक्शन सेल के अंदर हो रहा है या करंट सप्लाई सेल के अंदर हो रहा है, उसका सबसे बड़ा लॉजिक, सबसे बड़ा जो रीजन है वो है आयंस का मास जो इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट होता है। विदाउट डिस्कसिंग द मास ऑफ आयन डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ द पोटेंशियल डेवलप, वी कैन not understand how the conduction develop in that cell. So when we are talking about the mass and electricity relations, when we are discussing about the mass and quantity of electric charge, so when we are discussing about these two facts can be only explained in Faraday law. ये दोनों चीजें अगर हमने मास और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रिलेट करना आया है, को सोचा है, या मास और जो चार्ज क्वांटिटी वहां से पास हो रही है उस पर रिलेशन को फाइंड करने की कोशिश की है, तो वो फैराडे ने बताया है। तो वो पोटेंशियल के पीछे जो लॉजिक था वो था मास और चार्ज रिलेशन। हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते, हमें मास चार्ज रिलेशन पढ़नी ही पड़ेगी। विदाउट डिस्कसिंग दैट मास चार्ज रिलेशन हमें कुछ भी समझ आने वाला नहीं है। तो फैराडे ने सबसे बड़ी चीज यही बताई कि मास का क्या रिलेशन होता है कंडक्शन में, मास का क्या रिलेशन होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, कितना चार्ज वहां से पास होगा, इसका मतलब क्या
मास जो आयंस का उस पर डिपॉजिट हो रहा है वो पॉजिटिवली रोल प्ले कर रहा है कि वहां उसका कोई रोल ही नहीं है। भाई जो आयन वहां फर्निश हो रहा है वहां से पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, हमें सबको समझ में आ रहा है। वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस, यस, मास डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन, बट व्हाट अमाउंट ऑफ दैट आयंस, व्हाट quantity of that ions in gram you can say deposited on that, whether they are in a more quantity or they are in a less quantity, this is equally important. So ये relation ही हम यहाँ फेराडे में डिस्कस कर रहे होते हैं। चटने का प्रयोजन नहीं था, किसी भी थ्योरी को समझना बहुत जरूरी होता है डेफिनेशन तक पहुंचने के लिए। सिर्फ इतनी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, बार बार की एक टॉपिक को रटना इज नॉट अ सोल्यूशन। टॉपिक को रटना सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट लॉजिक ओनली। तो आई एम डिस्कसिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे? फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे। Faraday is a scientist, you all know. In first law of Faraday told the mass deposited on electrode, very simple definition I am telling you, mass deposited on electrode is directly proportional to the quantity of electric charge passed through the cell. I am repeating my word. The mass deposited on electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the cell. If mass deposit is W, mass deposit is W, and the quantity of electricity which is passed, quantity of electricity is Q. तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि मास डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मींस W प्रोपोर्शनल टू Q। W प्रोपोर्शनल टू Q। मास जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज्यादा होगी, या जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप पास कर रहे होगे सेल के लिए उतना ज्यादा मास ऑफ आयन विल डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड। दोनों तरह से सोच सकते हैं, एक रिवर्सिबल कंडीशन है, एक इरिवर्सिबल कंडीशन है। अगर आप रिवर्सिबल कंडीशन की बात कर रहे होंगे तो आप जानिएगा जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे होंगे सेल के अंदर से, तो जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे होंगे, जितने ज्यादा टाइम के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे होंगे, उतना ज्यादा मास वहां डिपॉजिट होगा। या अगर हम डायरेक्ट सेल की बात करें, यानी सिस्टम टू सराउंडिंग्स की बात करें, सेल टू आउटसाइड द डिवाइस बात करें, तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि जितना ज्यादा आयन का मास इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो सेल प्रोड्यूस कर रहा है। यानी दोनों तरीके से हम समझ सकते हैं, द मास डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। ओके, नाउ Q is a charge and you all know Q is equals to what? IT. What is I? Q is charge, W is amount of substance, you can say, that is ion. Substance means ions. And now Q is, I told you, and I is what? I is current. I is current. And T is time. When I am putting this value here, what will be the relation? W proportional to I into T. And you all know when we will remove this proportionality constant, what will happen? On removing the proportionality constant, it will be ZIT. This is one relation which is only given in your book. And when you are discussing this relation, I am telling you, my dear, this relation can only solve those type of numerical where the current values is given, time value is given, or the Z value is given. If these three values is given, only that time you can determine the mass. If you want to get the time or current, so any one value if you want to find, rest three value you must know. Without knowing that you cannot solve numericals. So this equation is not sufficient
to solve all kinds of numerical I'm telling you. I tell you that equation by which you can solve each and every single numericals. But just wait. So this Z is what? मैंने बोला W is what? Amount of ions deposited on electrode. I is the quantity of electricity. IT is the quantity of electricity passed. I is the current. T is the time in second, you know. And it is, if it is given in a minute or hours, you'll convert into the second. And this is what? Z. Z is what? This is called electrochemical equivalence. Equivalence. Z is what? Electrochemical equivalence. I will define this later. कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या होता है. चलिए मैं बताता चलता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या होता है. दिस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इज व्हाट. सी, अगर इस चार्ज को 1 कूलम मान ले, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस. इफ अगर हम चार्ज को क्या मान लें, Q is equals to 1 कूलम. अगर हम Q को 1 कूलम मान लें और मास जो डिपॉजिट हो रहा है उसको 1 ग्राम मान लें, तो क्या हो जाएगा? आपका जो वैल्यू आएगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस की वैल्यू आ रहा होगा. या सॉरी, आप ऐसे कह सकते हो कि अगर 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज, यदि 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज इसे सेल से पास हो रहा है, तो जो मास डिपॉजिट होगा ग्राम में, वही उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस होगा. इस चीज को हम अवॉइड कर देते हैं. अगर इसे भूल जाए तो आप इतना याद रखिएगा, अगर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को 1 कूलम मान लेते हैं, तो जो मास डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर, दैट विल बी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस. Means when 1 coulomb of electric charge, when 1 coulomb of electric charge is passed through the cell, the mass deposited on electrode will be their electrochemical equivalence. वो electrochemical equivalence के बराबर होगा. फिर से एक बार हिंदी में रिपीट कर दे रहे हैं कि अगर 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाए तो जितना मास डिपॉजिट होगा आयंस का इलेक्ट्रोड पर, वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कहलाएगा. या दूसरी डिफिनेशन अगर यही से बोले तो ऐसे भी कह सकते हैं, यदि 1 एम्पियर का करंट, यदि आई को 1 मान ले, यदि 1 एम्पियर का करंट, कैसे, यदि आई 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए पास किया जाए, अगर हम कहें 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए पास किया जाए, तो जो मास डिपॉजिट होगा वही Z कहलाएगा. तो दूसरी डिफिनेशन भी आ सकती है, when we pass 1 ampere current for 1 second, when we pass 1 ampere current for 1 second through the cell, the mass deposited on electrode will be called electrochemical equivalence. Getting me? So this was the first law. ना अब मैं थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करता हूं, जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए समझना. मैंने आपको बताया W is equals to ZIT. What is W? W is E upon 96500. What is E? This is question mark. Again this is question mark. What is E? E is molecular weight upon N. N is what? Number of electron given or taken. R the charge, R the change in oxidation state. It will be, N will be either the number of electron given or taken, or the change in oxidation number, or displaceable hydrogen, displaceable OH,
anything you can take in place of n. So we can put the value here only. So when we put the value here, what will happen? W is equals to, in place of Z I am writing here E upon 96500 IT. What is E? E is equivalent weight. E is equivalent weight. And you all know equivalent weight will always be equals to molecular weight upon n. I am discussing equivalent weight of some compound. Suppose H2SO4 is a compound, HCl, NaOH, COOH, COOH, dot 2H2O. These are some compound I am discussing with you. And one more, KMnO4 minus. Now, molecular weight is what? 98, you know, 36.5, 40, 126, 158. In this, अगर आप ये चेंज कर रहे होगे तो दिस विल चेंज इन 2H positive plus SO4 minus 2. And when you are adding the electron, what will happen? This will give you H2. So it means the electron is 2. So equivalent weight E is equals to 98 upon 2. The value of N I am putting here. This is the value of N. N value. This is 2. So answer will be 49. Equivalent weight is a 49. In case of HCl, only one H positive is there. That's why its value is 36.5 upon 1. That is your 36.5. Now again, for NaOH. Again NaOH is break into Na positive, H negative. One positive charge, one electron will be carried by sodium. It means 40 by 1. That is equals to 40. This is the equivalent weight. Similarly, for oxalic acid, the atomic mass is 126 and the replaceable hydrogen is 2. So it will be 126 by 2, that is 63 is the equivalent weight. And finally, when you are talking about the KMnO4, this is very important. KMnO4 will break into K positive plus MnO4 negative. When you just carry this MnO4 negative, what will happen? MnO4 negative will convert into the Mn plus 2. The oxidation state is a plus 7. The oxidation state is a plus 2. The change in oxidation state is a plus 5, you know. So either you can write plus 5 divided by plus 5. I have another way to solve it. 4H2O and 8H positive plus 5 electron. You know, you have studied this in the class 11th. So 5 electron. Either you can say the change in the oxidation number, that is 5, or the number of electron taken, that is 5. So the equivalent weight will be what? E is equals to 158 upon 5. You can solve it at 31.8, something will come here. Right? So this is the way we can determine the value of E. Without knowing the value of E, there will be problem. Mostly हम लोग E नहीं लिखते हुए E के प्लेस पर molecular weight लिख रहे होते हैं. अभी दूसरा formula बताते हैं. Clear? So you remember that this is very important for you. Keep this. How the equivalent weight can determine. मैंने बोला कि मैं जो फार्मूला बताने जा रहा हूं ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है. And this is the single formula by which you can solve every single numericals which is given. कोई भी न्यूमेरिकल आप निकालना चाहो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं. इस फार्मूले को निकालेंगे जो फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं. Okay, so W is equals to E. I told you molecular weight upon N. In place of this, I am putting this molecular weight, and I तो you know I T96500. So एक फार्मूला आपका ये हो गया. This is the first formula. This is the second formula. This is the second formula. एक थर्ड फार्मूला निकाल सकते हैं. कई बार क्वेश्चंस में मोल्स पूछे जाते हैं. अगर आपको वेट निकालना है
इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द चार्ज you can find by the same formula. If you want to get current and time, by using the same formula you can use. So one more formula, what is that? If you want to find out the number of moles, is very common for you कि कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, वो सब मैं आपको बता रहा हूं कैसे रिलेट करते हैं। बस यू जस्ट नो हाउ टू रिलेट, विदाउट नोइंग द रिलेशन यू फेल, सॉरी आप नहीं कर सकते। तो दिमाग में वो सारी चीज चलनी चाहिए, खिचड़ी होनी चाहिए। अगर दिमाग में जितनी खिचड़ी चलेगी चीजें उतनी इजी हो जाएंगी। अगर मैं इस मॉलिक्यूलर वेट को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, W बाय मॉलिक्यूलर वेट, और ये हो जाएगा 1 बाय N I इंटू T अपॉन 96500। सी W बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, क्लास 11 में हमने पढ़ा है, मोल बोलते हैं। W बाय मॉलिक्यूलर वेट को मैं बोलता हूं वे मोल्स। सो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल, और इस नंबर ऑफ मोल को मैं क्या कर रहा हूं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। किससे, कैपिटल एन से। सो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू 1 बाय एन इंटू आई टी अपॉन 96500। एक और फार्मूला आ गया, एक और फार्मूला होता है। आपको पता है कि मोल्स बराबर क्या होते हैं, मोल्स इज इक्वल्स टू, यू ऑल नो, मोल्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एन अपॉन अवोगाड्रो नंबर। एन इज इक्वल्स टू कैपिटल एन अपॉन अवोगाड्रो नंबर। तो हम क्या कर सकते हैं, मोल्स, इसको मोल ही लिख दे क्योंकि इधर मैंने एन को इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, ये मोल हो गया आपके। तो क्या हो जाएगा, यहां पे फॉर्मूला और आ जाता है, वो कौन सा, नंबर ऑफ पार्टिकल भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल। ये पार्टिकल नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, अपॉन अवोगाड्रो नंबर। एक और फार्मूला आ गया। अब इन फार्मूलों का मैं ऊपर कॉपी करता हूं, उसके बाद हम सेकेंड लॉ में बाद में जाते हैं। पहले इन कॉपी कर देते हैं क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल्स के लिए इन्हीं फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहां लिखे दे रहा हूं, ये फार्मूले ऊपर जरूरत पड़ेगी मेरे को। पहला फार्मूला था W इज इक्वल टू ZIT। दूसरा फार्मूला था E बाय 96500 इंटू IT। तीसरा फार्मूला था मॉलिक्यूलर वेट अपॉन N इंटू IT अपॉन 96500। इसके बाद था मोल इज इक्वल्स टू IT अपॉन 9